हेलो ऑल। बहुत खेल लिए प्लानिंग स्ट्रैटेजी। अब सीधे एग्ज़ाम निकालने पे आते हैं। फुल इंटेंसिटी से पढ़ाई करते हैं, बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, तो लेट्स गिव इट आवर 100%। उसके पहले बता दूं कि मेरा विक्ट्री ग्रुप फुल एग्ज़ाम साइकिल यानी प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों में ही आपको भटकने नहीं देगा। इट इज़ ट्रूली योर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर UPPCS 2025. You can join it by clicking the link in the description. एक बार ग्रुप की एक्टिविटीज़ स्ट्रीमलाइन हो गई, सही से चलने लग गई, उसके बाद मैं ये लिंक एक्सपायर कर दूंगा। नो मोर जॉइनिंग्स, नो मोर एडिशंस विल बी अलाउड। मुझे बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं चाहिए, कुछ सीरियस बच्चे हों, दैट इज़ इनफ फॉर मी। तो लेट्स सी पॉलिटी PYQs टुडे। उसके पहले मैं बताता हूँ कि PYQs को किया कैसे जाता है। बहुत सारे लोग का PYQs ही गलत हो जाता है एग्ज़ाम में। जो पहले पूछा गया है वही क्वेश्चन एग्ज़ाम में गलत हो जाता है। ये बहुत बड़ी ब्लंडर होती है जो कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में। लेट्स सी हाउ वी कैन इंश्योर कि 100% एक्यूरेसी आए एग्ज़ाम में वाइल डूइंग द PYQs। तो और ये PYQs कई फॉर्म में आ सकते हैं। जो क्वेश्चन पूछा है वो क्वेश्चन ना बन के आंसर में आ सकता है, और जो उस क्वेश्चन का आंसर था वो अगेन क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चंस में एक स्टेटमेंट या दो स्टेटमेंट आपके PYQs से उठाए जा सकते हैं। मैच द कॉलम में आ सकता है, असर्शन रीजन में आ सकता है, तो बहुत तरीके से आ सकता है। आपने ऑफकोर्स PYQs देखे होंगे तो आपको आइडिया होगा कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, नो मैटर अलग अलग फॉर्म में हो कैसे भी हो, बट अगर आपको PYQs की नॉलेज है, जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस पहले आए हुए हैं उनकी अच्छी नॉलेज है, तो आपका स्टैटिक में बहुत अच्छा स्कोर करने की प्रोबेबिलिटी होती है। तो सिंपल तरीके हैं PYQs करने के: रीड, लर्न, प्रैक्टिस, रिपीट। सिंपल, पढ़ो, याद करो, प्रैक्टिस करो और रिपीट द साइकिल। हाउएवर इसमें जो सबसे चैलेंजिंग पोर्शन होता है वो लर्निंग का होता है कि हाउ टू लर्न दोज PYQs। किसी भी चीज़ को पढ़ना उतना डिफ़िकल्ट नहीं है, हम एक बार दो बार पढ़ लेते हैं, उसमें हमें लगता है कि याद हो गया। लेकिन PYQs ऐसी चीज़ है जो कि हमको सिर्फ रफली नहीं याद होनी चाहिए, हमें एग्जैक्टली याद होनी चाहिए। तो ये एग्जैक्टनेस के लिए, 100% एफिशिएंसी के लिए दो चीज़ें होती हैं। या तो आप रट्टा मारो। व्हाट डू यू मीन बाय रट्टा मारो? कि बैठ के ज़ोर ज़ोर से या जैसे भी आपको याद होता हो मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो, जैसे हम बचपन में करते थे। दूसरी चीज़ ये होती है जो थोड़ी मैच्योर अप्रोच है कि यू राइट एवरीथिंग इन योर ओन वर्ड्स, इन योर ओन फॉर्मेट। आप PYQs को लिख डालो। अब PYQs को लिखते कैसे हैं वो अभी आगे पता लग जाएगा। एक बार आपने अपने राइटिंग में चीज़ें जब लिख ली, उसके बाद उसको याद करना बहुत बड़ा चैलेंज नहीं रहता है। तो अगेन सिंपली पढ़ो, रट्टा मारो या लिख डालो, उसके बाद जो लिखा है उसको पढ़ो और मल्टीपल टाइम्स पढ़ो, तो PYQs 100% तैयार हो जाएगा। उठ के आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे, 100% आएंगे, और आप अगर ऐसे मेहनत करोगे, इस तरीके से सॉल्व करेगा PYQs, तो एग्ज़ाम हो जाएगा। एक मार्केट में फॉर्मेट चल गया कि PYQs को क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में सॉल्व करवाते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो सही है। PYQs की इम्पोर्टेंस क्या है कि क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में स्टूडेंट को सॉल्व करना चाहिए, आप तो उसको पढ़ा दो PYQs। आई डोंट थिंक कि आप क्वेश्चन बताओ फिर आंसर बताओ, वो एक बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, टाइम किलिंग प्रोसेस है। रादर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा PYQs, आप खुद से उसकी प्रैक्टिस करो। जब आप ये प्रैक्टिस वाला पोर्शन करते हो तो आपको पता लगता है कि आपकी गलतियां कहाँ हैं। एक बार आप गलती कर दे तो दूसरी बार रिपीट नहीं होगी वो गलती। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो, कोई प्रैक्टिस क्वेश्चन आपसे गलत हुआ है, इसका मतलब ये है कि एक्चुअल एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन वापस से आपके सामने आए तो वो गलत नहीं होना चाहिए, है ना। तो
क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेनेशन वो फॉर्मेट नहीं रहेगा मेरा। मैं बहुत ही कम टाइम में, बेयर मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट निकालूंगा इस वीडियो से, आपको खुद ही आगे दिखेगा। तो लेट्स स्टार्ट। 100% एक्यूरेसी चाहिए होती है एग्ज़ाम निकालने के लिए। PYQ से क्वेश्चन आए तो आपको आंसर पता होना ही चाहिए। सो लेट्स ट्राई कि हम भी वैसे ही प्रिपेयर करें। हमारा भी कोई PYQ से उठ के क्वेश्चन आए तो गलत नहीं होना चाहिए, है ना। तो देखते हैं, ये सारे क्वेश्चंस थे PYQs के और उनके आंसर्स क्या होते हैं। जो भी 1 पॉइंटर नॉलेज होती है वो सब PYQs से उठा के आपके सामने इस कंसाइज मैनर में रख दी गई है, ठीक है। तो पढ़ते हैं। TDP यानी तेलुगु देशम पार्टी 1982 में NT रामा राव के ने बनाई। BSP 1984 में, समाजवादी पार्टी 1992 में, तृणमूल कांग्रेस 1998 में बनी थी। तपस मजुमदार कमेटी, ये आर्टिकल 21A से रिलेटेड है। नीलम संजीवा रेड्डी डायरेक्टली प्रेसिडेंट बने थे, ये वाइस प्रेसिडेंट नहीं बने थे और स्पीकर से प्रेसिडेंट बने थे। नीलम संजीवा रेड्डी वॉज द स्पीकर एंड देन ही वॉज डायरेक्टली इलेक्टेड टू द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट। इंटर स्टेट काउंसिल कब सेटअप की गई? सरकारिया कमीशन की रिकमेंडेशन के बेसिस पे। सरकारिया कमीशन कब आई? 1988 में। ओके, तो सरकारिया कमीशन की रिकमेंडेशन के बेसिस पे इंटर स्टेट काउंसिल सेटअप की गई। हरियाणा का फॉर्मेशन 1966 में हुआ, गोवा का 1987 में हुआ, झारखंड का 2000 और तेलंगाना का 2014 में हुआ। होता कमेटी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के लिए हम कोट करते हैं बहुत ज़्यादा मेंस के आंसर्स में, ये 2004 में इस्टेब्लिश की गई थी। पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट्स टू व्हाट? पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट्स टू स्टेट्स। आर्टिकल 100, कोरम की बात कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में की जाती है? कोरम ऑफ द हाउस, यानी लोकसभा का, राज्यसभा का जो कोरम होगा, यानी मिनिमम नंबर्स रिक्वायर्ड फॉर अ सिटिंग टू प्रोसीड, कितने हैं? 1/10 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। ये TSH मतलब क्या है? टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, और ये होती है 55। ये कहाँ लिखा हुआ है? आर्टिकल 100 क्लॉज 3। आर्टिकल 100 क्लॉज 3 में लिखा हुआ है कि कोरम जो है वो 1/10 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ दैट हाउस, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, उसका 1/10 फॉर्म करेगा कोरम। 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसने क्या किया था? जुडिशियल रिव्यू को कर्टेल किया था। अभी आपसे ऑप्शन में पूछ सकता है कि जुडिशियल रिव्यू को एक्सपेंड किया था, जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड था कि नहीं था, तो आपको क्या लगाना है? 38 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने क्या किया था? जुडिशियल रिव्यू को कर्टेल किया था। यूनियन ऑफ स्टेट्स का कॉन्सेप्ट जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है वो कहाँ से आया था? ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट से। कुछ चीज़ें आपको एब्सर्ड लग सकती हैं, लेकिन ये सिर्फ वो PYQs हैं जो कि मेमोराइज करने में डिफ़िकल्ट हैं, थोड़े से एब्सर्ड हैं, इसलिए उनको लिखा गया इस पेज पे। इसमें कोई भी बहुत ही ईजी PYQ नहीं है। सरकारिया कमीशन के और मेंबर्स कौन कौन से थे? SR सेन और B शिवरामन। अब कोई ये मत बोलना कि सरकारिया कमीशन का मेंबर सरकारिया साहब भी तो थे, ऑफकोर्स हो रहेंगे। राज्यसभा में गुजरात की 11 सीट्स हैं, कर्नाटक की 12 सीट्स हैं, उड़ीसा की 10 सीट्स हैं और केरला की 9 सीट्स हैं। ऐसे क्वेश्चंस पहले पूछ लेता था, अब की पूछ लिया तो हमें आना चाहिए। गुजरात की 11, कर्नाटक की 12, उड़ीसा की 10, केरला की 9। राज्यसभा फर्स्ट टाइम कब मिली थी? 3 अप्रैल 1952, 3 अप्रैल 1952। पॉलिसी कट, इकोनॉमी कट, टोकन कट, तीनों कट मोशंस हैं, बजट से रिलेटेड हैं। पॉलिसी कट में क्या होता है? जो भी अमाउंट सैंक्शन किया जाता है उस अमाउंट की वैल्यू को घटा के 1 रुपीज़ कर दिया जाता है। इकोनॉमी कट में क्या किया जाता है? उस अमाउंट को घटा के उससे कम कोई और अमाउंट, फॉर एग्जांपल 5,000 करोड़ अगर एक स्कीम पे जा रहा है
तो 3,000 करोड़ 4,000 करोड़ जाएगा, 1 रुपये नहीं कर देंगे उसको इकोनॉमी कट में। और टोकन कट में 100 रुपये कम कर देते हैं बस। टोकन कट मतलब टोकनिज्म है, वी जस्ट वांट टू एक्सप्रेस आवर डिसेंट। जोनल काउंसिल्स स्टैट्यूटरी बॉडी होती हैं। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के अंतर्गत बनाई जाती हैं। 18 साल वाले पहली बार कब वोट किए थे? 1989 में। कॉलिंग अटेंशन मोशन, इसका जब प्रोविज़न आया तो इसकी वजह से कौन से दूसरे मोशन को रिस्ट्रिक्ट किया गया या कौन से दूसरे मोशन पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा? एडजॉर्नमेंट मोशन पे। फॉरेस्ट स्टेट लिस्ट में है, यूनियन लिस्ट में है या कॉन्करेंट लिस्ट में है? फॉरेस्ट कॉन्करेंट लिस्ट में है। आर्टिकल 111 किस बारे में बात करता है? आर्टिकल 111 टेल्स अस अबाउट प्रेसिडेंट्स असेंट ऑन अ बिल, यानी प्रेसिडेंट क्या डिसाइड करता है। यानी जो टाइप्स ऑफ वीटो हम पढ़ते हैं, पॉकेट वीटो, सस्पेंसिव वीटो, क्वालिफाइड वीटो, उससे रिलेटेड है आर्टिकल 111। मंडल कमीशन जब आई थी तो प्राइम मिनिस्टर कौन थे? मोरारजी देसाई। फर्स्ट स्पीकर अगेंस्ट होम नो कॉन्फिडेंस मोशन वाज मूव्ड, यानी पहला स्पीकर जिसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव किया गया था, ही वाज जीवी मावलंकर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, COM मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अपॉइंटमेंट और रिमूवल से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 75। यूनियन और स्टेट के बीच में पावर कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होंगी, ये कौन से आर्टिकल्स में बताया गया है? आर्टिकल 245 और आर्टिकल 246। आर्टिकल 245 एंड आर्टिकल 246 आर रिलेटेड टू पावर डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। बॉन्डेड लेबर एबॉलिशन एक्ट, बॉन्डेड लेबर एबॉलिशन एक्ट 1979 में आया। पार्ट 6 स्टेट से रिलेटेड होता है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन 1999 में फॉर्म हुई थी। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, इसकी फर्स्ट चेयरमैन थी जयंती पटनायक। फर्स्ट चेयर ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन वाज जयंती पटनायक। प्रेजेंट चेयरमैन आई डोंट नो हु शी इज़, प्लीज़ चेक कि रेखा शर्मा जी हैं या हट गई। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मिनिमम जो स्ट्रेंथ होनी चाहिए स्टेट्स में वो 12 होनी चाहिए। यानी एग्ज़ाम में क्या पूछा होगा, या तो ये पूछ सकता है कि मिनिमम स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए मिनिस्टर्स की स्टेट में, तो 12 होनी चाहिए। कौन से एक्ट में ये कहा गया है? तो 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में कहा गया है। आर्टिकल 61 is related to president impeachment. आर्टिकल 67 is related to वाइस प्रेसिडेंट impeachment या वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल। आर्टिकल 90 डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, उनके रिमूवल से। और आर्टिकल 94 स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के रिमूवल से रिलेटेड हैं। आर्म्स एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन के टाइम पे आया। रॉयल टाइटल्स एक्ट 1876 में आया, अगेन लॉर्ड लिटन के टाइम पे। इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 में कैनिंग के अंडर में आया। इंडियन डाइवोर्स एक्ट 1869 में लॉर्ड मेयो किया। सिक्किम को इंडिया में मिलाने वाले कौन थे? डलहौजी। सिक्किम वॉज मर्ज्ड विद इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डलहौजी। अरुणाचल प्रदेश में रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट पंचायत में एप्लीकेबल नहीं है, यानी शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन पंचायत में जो होता है वो अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। ये बहुत तरीके से पूछा जा सकता है। आर्किटेक्ट ऑफ पंचायती राज किसको कहा जाता है? BR मेहता को, बलवंत राय मेहता। CAG कौन से आर्टिकल के तहत है? आर्टिकल 148। कोऑपरेटिव में मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने हो सकते हैं? 21।
कहाँ लिखा हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, आर्टिकल 243 ZG। नमित शर्मा केस किससे रिलेटेड है? RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन से। लिली थॉमस केस, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट सेक्शन 84, बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए। लिली थॉमस एक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, यानी इलेक्शन से, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी से रिलेटेड है। आर्टिकल 100, कास्टिंग वोट ऑफ स्पीकर। आर्टिकल 100, स्पीकर का जो कास्टिंग वोट होता है, कास्टिंग वोट क्या होता है? जो दोनों साइड के वोट इक्वल पड़ जाएं तो स्पीकर के पास एक वोट होता है जो डिसाइड कर सकता है। तो आर्टिकल 100 में कास्टिंग वोट ऑफ स्पीकर भी है। जॉइंट सिटिंग का प्रोविज़न कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 108 में है। इंडिया में फर्स्ट लोकायुक्त ऑफिस कहाँ ओपन हुआ था? महाराष्ट्र में ओपन हुआ था। फाइनेंशियल रिलेशंस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, ये कौन से आर्टिकल्स में है? आर्टिकल 268 से 281। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि कभी कभी आपको मैचिंग में दे देगा टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन स्टेट, यूनियन एंड स्टेट, ग्रांट बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, तो वो आर्टिकल 268 से 281 के बीच में ही होना चाहिए, है ना, क्योंकि वो फाइनेंशियल रिलेशन का से रिलेटेड है। तो ये फाइनेंशियल रिलेशंस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल्स में हैं? तो आर्टिकल 268 से लेके आर्टिकल 281 तक फाइनेंशियल रिलेशन के बारे में बातें करते हैं। 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बैंड फ्लोर क्रॉसिंग। व्हाट इज़ फ्लोर क्रॉसिंग? जो कहते हैं कि फ्लोर ऑफ द हाउस पे आ गए, उसकी वजह से स्पीकर मेंबर्स ऑफ द हाउस, लेजिस्लेटिव असेंबली हो गया, लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, उन मेंबर्स के खिलाफ स्पीकर एक्शन ले सकता है। ये कौन से अमेंडमेंट में आया था? 52nd अमेंडमेंट में। उसके पहले तो बहुत ही उधम काटते होंगे। आर्टिकल 253 एम्पावर्स पार्लियामेंट टू मेक लॉज टू इम्प्लीमेंट इंटरनेशनल ट्रीटीज़। इंटरनेशनल जो भी एग्रीमेंट होते हैं, जो भी ट्रीटी होती है, वो स्टेट सब्जेक्ट कॉन्करेंट लिस्ट और यूनियन लिस्ट से अलग होती है। उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को किसी भी स्टेट की परमिशन की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसा कौन से आर्टिकल की वजह से पॉसिबल होता है? आर्टिकल 253। अगेन सिक्किम को डलहौजी लेके आए थे। प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस कब बना था? 1977 में। उसके पहले शायद सेक्रेटेरिएट था। प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस बना था 1977 में। 6th शेड्यूल कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है? आर्टिकल 244। और 6th शेड्यूल में कौन कौन से स्टेट्स हैं? असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। AM TM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। मजदूर किसान शक्ति संगठन, ये किससे रिलेटेड था? ये किसके लिए एक्टिविज़म किया था? RTI एक्ट के लिए। नेशनल पंचायती राज डे कब सेलिब्रेट होता है? 24 अप्रैल को। नेशनल पंचायती राज डे 24 अप्रैल। आर्टिकल 162 एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट। आर्टिकल 162 किससे रिलेटेड है? एक्सटेंशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट। एग्जीक्यूटिव पावर क्या होती है? जो किसी भी लॉ को इम्प्लीमेंट करने की पावर होती है। आर्टिकल 162 क्या बताता है? उस पावर का स्कोप बताता है कि कहाँ तक किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट कर सकती है। लास्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब हुई? 24 जनवरी 1950। लास्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 24 जनवरी 1950। आंध्र प्रदेश फॉर्म्ड इन 1953, हरियाणा 1966 में, हिमाचल प्रदेश 1977 में, सिक्किम 1975 में। आर्टिकल 169 इज रिलेटेड टू क्रिएशन और अबॉलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स इन स्टेट्स। आर्टिकल 338 नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, 338A नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब।
बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में कब हाई कोर्ट बने थे? 1861। वेरी इंपॉर्टेंट। वेस्ट बंगाल के सेक्रेटेरिएट को क्या कहते हैं? राइटर्स बिल्डिंग। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रापोलेट करके सोचा जा सकता है कि राइटर्स बिल्डिंग, वेस्ट बंगाल में बहुत सारे राइटर हुए हैं। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ऑल ऑफ अस नो, डॉक्टर राधाकृष्णन। आरटीआई एक्ट कब आया था? 15 जून 2005। आरटीआई एक्ट 15 जून 2005। वीवी गिरी was related to farmers movement, peasants movement या trade unionism? तो वीवी गिरी was related to trade union movement। दिस इज ऑल। इसके बाद आप PYQs करो, खुद जाके प्रैक्टिस करो। What should you do now? Read the PDF once। ये PDF अभी मैं डाल दूंगा ग्रुप पे। जस्ट रीड इट वंस एंड प्रैक्टिस द PYQs। आप PYQs सॉल्व करो खुद से, तब आपको पता लगेगा कि व्हाट दिस लेक्चर वाज ऑल अबाउट, है ना। ये जो लेक्चर हुआ इसमें पॉलिटी के इजी PYQs नहीं सिलेक्ट किए थे मैंने। दीज आर ऑल द डिफ़िकल्ट PYQs और वैसे PYQs जो कि आपको याद करना है, जिनको लिटरली आपको याद करने में मेहनत लगेगी। ये उन PYQs की लिस्ट है। आप इतना याद करो, उसके बाद वापस PYQs सॉल्व करो। यू विल बी एबल टू सॉल्व मोस्ट ऑफ द PYQs। ओके, ये एक एक्स्ट्रा लिस्ट ऐड की हुई है मैंने। इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। पार्ट्स हम देख लेते हैं। पार्ट 1 किससे रिलेटेड है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से। पार्ट 2 सिटीजनशिप। पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स। पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। 4A फंडामेंटल ड्यूटीज़। 5 यूनियन। 6 स्टेट्स। यही 6 2 बार हमने पढ़ा, पूछा हुआ है। पार्ट 7 को रिपील कर दिया गया है। पार्ट 8 स्टेट्स के बाद यूनियन टेरिटरीज़। यूनियन टेरिटरीज़ के बाद पंचायत। ठीक है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ तक तो सबको याद होता है। उसके बाद आ जाता है यूनियन, स्टेट्स। स्टेट के बाद जो 7th था वो रिपील कर दिया गया है। 8th इज रिलेटेड टू यूनियन टेरिटरीज़। यूनियन टेरिटरीज़ के बाद पंचायत, उसके बाद म्यूनसिपैलिटीज़, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। 9th इज पंचायत। 9A इज म्यूनसिपैलिटीज़। 9th B इज कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ये तीनों, ऑल दीज 3 आर रिलेटेड टू ग्रास रूट गवर्नेंस, है ना। तो 9, 9A, 9B ये तीनों पार्ट एक साथ होंगे। पंचायत, म्यूनसिपैलिटीज़, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। 9, 9A, 9B। पार्ट 10 इज रिलेटेड टू शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज। पार्ट 11 is related to relations between union and state. Part 12 finance, property, contracts and suits, ये भी पूछा जा चुका है। पूछा तो इस एक टेबल के ये पार्ट वाले सेक्शन से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। मैंने इसमें नहीं कवर किया क्योंकि ये ईजियर पार्ट होता है एग्ज़ाम का। Part 13 is related to trade, commerce and intercourse within the territory of India. Trade, commerce related Part 13, contract, property, suit Part 12. Part 14 is services under the union and the state. Okay. This is all. ये लेक्चर देखिए, इसकी PDF में डाल रहा हूँ ग्रुप पे, उसको एक बार पढ़िए। PYQs सॉल्व करिए। मैं PYQs का कंपाइलेशन डाल रहा हूँ सब्जेक्ट वाइज, अगेन इन द ग्रुप ओनली। उसमें से आप पॉलिटी के सिर्फ क्वेश्चंस देखिए, उसके आंसर्स मार्क करिए। एक्सप्लेनेशन पढ़ने की बहुत ज़रूरत नहीं है, आपके पास टाइम कम है। आपको क्वेश्चंस गलत नहीं करने हैं, रादर देन बहुत ज्ञान होने के। ठीक है, ओके, थैंक यू।